नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए अनुसंधान अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि UGC नेट पेपर 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका हम 11 पार्ट यानी 110 प्रश्न ला चुके हैं। आज हम उसी के अंतर्गत 12वां पार्ट लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC नेट पेपर 1 संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल सके। चलिए हम वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह यह है कि गुणात्मक अनुसंधान की विशेषताओं में शामिल है। तो गुणात्मक अनुसंधान जो होता है उसकी विशेषताएं पूछ रहा है। पहला विकल्प है गुणात्मक अनुसंधान में आगमनात्मक उपागम का उपयोग होता है। तो यह विकल्प बिल्कुल सही है। आपको बताओ कि गुणात्मक अनुसंधान जो होता है इसमें शोधकर्ता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुणात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु जो होता है वो विशिष्ट परिस्थिति, संस्थाएं या मानव समूह होता है। और इसमें क्या होता है, इस तरह आगमनात्मक उपागम का प्रयोग होता है। वही उसमें जो मात्रात्मक अनुसंधान है उसमें क्या होता है, आगमन के बदले निगमन का प्रयोग होता है। आगमन क्या होता है, उदाहरण से हम निष्कर्ष की ओर निकलते हैं। और निगमनात्मक क्या होता है, पहले से ही हमको निष्कर्ष पता होता है या मतलब कि हमको सिद्धांत पता होता है, बस हम उसको प्रूव्ड करते हैं। दूसरा विकल्प है यह मात्रात्मक प्राप्तांकों, मापन तथा सांख्यिकीय विश्लेषण के स्थान पर निहित कारणों, व्याख्याओं और निहित अर्थों पर बल देता है। बिल्कुल, ये कथन भी बिल्कुल सही है। आपको बताओ कि गुणात्मक अनुसंधान जो होता है उसमें मतलब कि ये सब चीज़ प्राप्तांक, मापन या सांख्यिकीय विश्लेषण, मतलब ये डाटा हो गया, ये पहले से उपलब्ध ढेर सारा डाटा हो गया, इस पर ये जोर नहीं देता। पहले से उपलब्ध ढेर सारा डाटा का इस्तेमाल किस में किया जाता है, मात्रात्मक अनुसंधान में। वही गुणात्मक अनुसंधान में क्या हो जाता है, इन सब के स्थान पर निहित कारणों, व्याख्याओं और निहित अर्थों पर बल दिया जाता है। आपको साथ ही साथ बताओ कि यह संरचित उपकरणों के स्थान पर वैयक्तिक अनुभवों को ज़्यादा बल देता है। और तीसरा विकल्प है मात्रात्मक अनुसंधान में जहाँ सार्वभौमिक सामान्यीकरण किया जाता है, वही गुणात्मक अनुसंधान में विशिष्ट संदर्भ के साथ केंद्रित किया जाता है। मतलब उसमें डायरेक्टली सबके लिए जनरलाइज कर दिया जाता है कोई भी सिद्धांत को। पर ये जो हम गुणात्मक अनुसंधान करते हैं उसमें ऐसा नहीं करते। हम ये बताते हैं कि इस विशिष्ट संदर्भ में या विशिष्ट परिस्थिति में ये क्या होगा, मान्य होगा। साथ ही साथ आपको बताओ कि गुणात्मक अनुसंधान ज्ञान के विशिष्ट, सही या सत्य के मार्ग पर विश्वास नहीं करता, बल्कि परिस्थिति जन्य ज्ञान पर बल देता है। ये मैंने आपको अभी बताया कि विशिष्ट परिस्थिति में ये लागू होगा, ये इसमें शर्तें होती हैं। जबकि मात्रात्मक अनुसंधान सार्वभौमिक सामान्यीकरण कर देते हैं, मतलब सब पे लागू होगा, इस टाइप से कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सारे के सारे विकल्प सही हो गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ऐसे चर जिनका हमें अध्ययन नहीं करना होता है और जिन पर शोधकर्ता के जोर तोड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे चर को क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बाह्य चर या निराश्रित चर? तो ऐसा चर जो होता है इसको हम बाह्य चर कहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं, तो शिक्षक के पढ़ाने से परीक्षा का जो परिणाम निकलता है, ठीक, तो एक मिनट यहाँ पर हम बदल सकते हैं शिक्षक के पढ़ाने की विधि से जो परीक्षा का परिणाम निकल रहा है। तो टीचिंग मेथड जो है वो क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया, उसमें हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। उस पर आश्रित क्या, परीक्षा का परिणाम, एग्ज़ाम रिजल्ट, तो ये क्या हो गया, उस पर आश्रित चर हो गया, ठीक। और इसी में कुछ ऐसे चर होते हैं जो कि मतलब कि हम अध्ययन उसका नहीं करते हैं, पर उसमें हम कोई जोड़ तोड़ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी को बाह्य चर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्कूल का वातावरण, ठीक, कॉलेज का वातावरण, यानी कि ठीक है टीचिंग मेथड से जो रिजल्ट आ रहे, ठीक है, या स्वतंत्र चर टीचिंग मेथड हो गया और जो परीक्षा परिणाम हो गया वो आश्रित चर हो गया, ठीक। तो स्वतंत्र चर आश्रित चर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो विद्यालय का वातावरण होगा उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा कि विद्यालय का वातावरण कैसा है, लोग
यहाँ पे मतलब कि विद्यालय है तो लोग इससे खुश है कि नहीं, या शिक्षक उस पे शिक्षकों के का कैसा मतलब माहौल है, वहाँ पर सब एक दूसरे से सहयोगात्मक रवैया अपना रहे कि नहीं। ये सारी जो बातें होगी विद्यालय के वातावरण के बारे में, तो ये सब भी तो प्रभावित करती है छात्रों के पढ़ाई को। तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बाह्य चर। क्लियर। तो ऐसा चर जिनको हमें अध्ययन नहीं करना होता है और जिन पर शोधकर्ता के जोर तोड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे बाह्य चर कहते हैं। बाह्य चर अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करते हैं तथा ये स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर दोनों से सहसंबंधित होते हैं। इन्हें नियंत्रित करना आवश्यक होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोर तोड़ से संबंधित सत्य कथन है, यानी कि मैनिपुलेशन जो होता है यह बराबर आपको आता है और ये हम बराबर कंफ्यूज करते हैं। तो इससे संबंधित जोर तोड़ आखिर होता क्या है, तो इससे संबंधित सत्य कथन की बातें कर रहा है, यह आपको क्लियर हो जाएगा। पहला विकल्प है प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है स्वतंत्र चर में जोर तोड़ करना। बिल्कुल, देखिए यहाँ आपको क्लियर एकदम हो रहा है कि देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो जैसे कि किसी को दवा की मात्रा दिए, तो ये दवा दे रहा है, उसके बाद उसका क्या सुधार हो रहा है, तो दवा की मात्रा क्या है, स्वतंत्र चर है। मतलब उसमें कितना कम देंगे या कितना ज़्यादा देंगे तो कितना सुधार होगा, सब कुछ दवा की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। तो ये क्या है, स्वतंत्र चर हो गया। तो यही जो है सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, हम स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करते हैं। तो यही मैनिपुलेशन होता है, स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ कर उसके प्रभाव को आश्रित चर पर देखा जाता है। क्लियर। इसी एग्जाम्पल क्या हो गया, आयु, सामाजिक आर्थिक स्तर, कक्षा का वातावरण, व्यक्तित्व की विशेषता, ये सब क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया। ठीक है। बी में कह रहा है कुछ चरों में सीधे परिवर्तन न कर चयन द्वारा परिवर्तन किया जाता है। बिल्कुल, देखिए जैसे कुछ चर ऐसे होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए टीचिंग मेथड या पढ़ाने का विषय, ये सब स्वतंत्र चर है। इसमें हम डायरेक्टली शिक्षण विधि को डायरेक्टली बदल देंगे। पढ़ाने का विषय इतिहास पढ़ा रहे हैं तो भूगोल पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ये सब क्या है, ये स्वतंत्र चर में क्या है, मतलब कि इस समय शोधकर्ता डायरेक्टली चेंजेज कर सकता है। पर कुछ ऐसे चर होते हैं जिसमें सीधे परिवर्तन न कर चयन द्वारा परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि आयु हो गया, किसी का एज है या बुद्धि है, तो इसका बुद्धि को तो हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें दो प्रकार का डाटा लेना पड़ेगा, उसके बाद चयन करना पड़ेगा, दो एज के आदमी लेने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती है, या आयु होता है उसको क्लास में बांटना पड़ता है, आयु वर्ग में 13 से 15, 14 से 16 ऐसे करके। तो ये सब जो चर में डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, कुछ चर में जो है सो सीधे परिवर्तन किया जाता है, कुछ में जो है सो उसमें चयन द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। अब सी विकल्प कर रहा है शोधकर्ता एक समय में एक ही स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ कर सकता है। नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। शोधकर्ता एक समय में एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए और बी दोनों सही है, तो बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अब हिमकंदुक न्यायादर्श किसका नाम है। देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है। हिमकंदुक न्यायादर्श ये किसका नाम है, क्रमबद्ध न्यायादर्श या आकस्मिक या स्नोबॉल या सुविधा। तो आपको बताओ कि हिमकंदुक न्यायादर्श में ये होता है कि हम अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए तब तक सैंपल लेते हैं जब तक हमको वो जानकारी जो हमें चाहिए होती है, जो सैंपल चाहिए होती है, वो मिल ना जाए। पहले क्या करते हैं, प्रारंभिक जानकारी कुछ व्यक्तियों से प्राप्त करते हैं, प्रारंभिक जानकारी होती है कुछ व्यक्तियों से प्राप्त करते हैं, मतलब डाटा। फिर वही व्यक्ति बताते हैं कि इसके लिए उचित डाटा और कहाँ मिलेगा, किस व्यक्ति के पास मिलेगा। इसी तरह हम तब तक इस प्रोसेस को चलाते रहते हैं, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, तब तक जब तक कि हमको जो डाटा चाहिए होता है वो हमें मिल ना जाए, जो सैंपल चाहिए होता है वो हमें मिल ना जाए। तो ये जो होता है इसी को हिमकंदुक न्यायादर्श कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब है अगला, जीव संख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है। इन संकलित इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं। यानी कि एक बड़ी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें से क्या करते हैं हम, उसमें से कुछ डाटा को ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बाबा रामदेव कि पतंजलि ने जो दवा बनाने का जो प्रयास किया उसमें कितनी सफलता मिली, ये बाद में पता चलेगा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय बताएंगे। लेकिन उन्होंने जैसा कि शुरुआत में बताया कि कुछ इकाइयों में से
मतलब कि हम क्या किए हैं कि 100-200 आदमी 100 आदमी पर प्रयोग किए हैं और उसमें से क्या हुआ है कि हमें 100% सफलता मिली है। तो अब बताइए कि समस्त इकाइयों मतलब कितने कोरोना पेशेंट टोटल है दुनिया में? हज़ारों लाखों की संख्या में 1 करोड़ पुरने वाला है, 90-95 लाख है, 1 करोड़ पुरने वाला है। तब 1 करोड़ पे तो कोई सैंपल लेने के लिए तब तो कितना बड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, कितने लोग मरेंगे जिन्हें कुछ पता नहीं। तो क्या किए कि समस्त संख्या में से क्या किए, कुछ जो है सो चुन लिए, 100-200, और उसी का अगर पूरा पॉजिटिव रिजल्ट आया तो सब पे हम लागू मानेंगे कि ये निष्कर्ष इतने आदमी ठीक हुए तो बाकी आदमी भी ठीक हो जाएंगे। तो उसी सैंपल के साइज से, उसी सैंपल से हम सब पर इसको लागू कर देंगे। तो यही जो होता है कि जीव संख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन होती कुछ इकाइयों का एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है। इन संकलित इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं या न्यायदर्श कहते हैं। इसी को दूसरा नाम है प्रतिदर्श। तो न्यायदर्श प्रतिदर्श दोनों रहे, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ये दोनों इसी का नाम है। 116 नंबर प्रश्न है, जब जनसंख्या की किसी इकाई को न्यायादर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका चयन संयोग पर निर्भर करे तो उस चयन विधि को क्या कहते हैं? मतलब कि हमको कभी कभी ऐसी स्थिति या अक्सर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि जब हम जो है सो मतलब कि जनसंख्या की किसी इकाई को जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि हम उसमें से जो सैंपल का चयन करते हैं वो संयोग पर निर्भर करता है, मतलब अपनी मर्जी से नहीं करते, अपनी सुविधा के अनुसार से नहीं करते हैं। तो जो संयोग पर जब हम चयन करते हैं, सैंपल लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका संभाव्यता न्यायदर्श, यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये कहलाता है। वही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है कि जब हम अपनी बुद्धि या सुविधा के अनुसार से, मतलब अपना जो हमारा दिमाग है, विवेक है, या जो हमको सुविधा लगता है, जो उचित लगता है, वो सब सोच के उस अनुसार से हम अपना सैंपल लेते हैं, सैंपल के लिए यूनिट का चयन करते हैं। तो क्या होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है कि हम रैंडमली ले लेते हैं, मतलब कहीं से उठा लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, संभाव्यता न्यायदर्श। ये हम डिटेल ये सब पूरा बता चुके हैं पिछले, आप यही रिसर्च एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम इससे पहले 11 वीडियो बना चुके हैं, उसमें सब कुछ एकदम डिटेल आपको एग्जाम्पल सहित मिल जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस शोध को अप्रयोगात्मक सहसंबंधात्मक शोध कहा जाता है? यानी कि अप्रयोगात्मक भी और सहसंबंधात्मक भी शोध कहा जाता है। किस शोध का नाम है? ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, या इसमें से सभी का नाम है? तो आपको बताओ कि ऐसा शोध जिसमें वर्तमान हालातों का अभिलेखन अथवा विश्लेषण किया जाता है या उनकी व्याख्या की जाती है, यानी प्रेजेंट में क्या है इसका वर्णन किया जाता है, इसी शोध को प्रयोगात्मक, ये मतलब कि विवरणात्मक शोध कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और इसी का दूसरा नाम है अप्रयोगात्मक या सहसंबंधात्मक। ऐसे शोध में क्या किया जाता है? अपरिचालित चरों यानी कि नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल के बीच मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब पूरा प्रेजेंट का जो अध्ययन किया जाता है क्या है उसका जो है सो हम रिसर्च करते हैं। तो यही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, प्रेजेंट का अध्ययन किया जाता है। इसी का दूसरा नाम, इसी को अप्रयोगात्मक कहते हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो यही अप्रयोगात्मक होता है या विवरणात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसका नाम है। अब 118 नंबर प्रश्न है कि ऐसा शोध जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है तथा किसी अन्य चरों पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे शोधों कहते हैं। सिंपल एकदम सवाल है, इसको शोधों क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। ऐसे रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मूल रूप से मतलब प्रेजेंट की बात की जाती है, लेकिन कारण और उसके प्रभाव का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। देखिए अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो हर एक जगह हो रहा है। कोरोना के कारण जो स्थिति बनी है, तो उसके दवा के लिए या टीके के लिए जो प्रयोग हो रहा है, हर एक जगह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो क्या किया जाता है? कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है और कुछ चरों पर उसका प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कोई भी दवा जो बनती है, कोई भी दवा जो बन रही, कई सारे दवा को जो मंजूरी मिली है, वो एक ब्रिटेन की दवा को मंजूरी मिली है, तो उसमें क्या डेक्सामेथासोन करके ऐसे कुछ है। तो इन दवाओं में क्या किया गया कि कुछ चरों, जितना दवा दिया गया तो उसको क्या कंट्रोल्ड वे में दिया गया, इतना मात्रा में, इतना मात्रा में, इतना मात्रा में, वो स्वतंत्र होता है। फिर उसका जो है सो क्या प्रभाव पड़ा पेशेंट पे, तो फिर उसका हम अध्ययन करते हैं। ये दो प्रकार से होता है, ये आपको हम बता चुके हैं। पहला ये होता है कि कुछ आदमी को दवा दिया जाता है जिस दवा का प्रयोग करना रहता है, कुछ आदमी को जनरल दवा दी जाती है या कुछ नहीं दिया जाता है, तो ये प्लेसिबो कंट्रोल कहलाता है। तो देखा जाता है कि फिर 15 दिन के बाद
कि किस में कितना परिवर्तन आया है। अगर दवा देने वाले व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और जो नहीं दवा दिया गया वो बीमार ही रह पाते हैं, तो ये माना जाता है कि हमारे दवा का प्रयोग सफल रहा है, तो ये प्रयोग के लिए एकदम रेडी है। वही जो आदमी को दवा दिया जाता है, जिस ग्रुप पर दवा दिया जाता है, तो वो अगर बाद में मतलब कि उसमें चेंजेज वो सफल नहीं रहता है, तो माना जाता है कि हमारा प्रयोग क्या हो गया, असफल हो गया। वो बीमार ही रह गया तो हमारा प्रयोग असफल हो गया। अब आपके पिछले वीडियो में यह होमवर्क था कि किस साक्षात्कार में साक्षात्कारता जो होता है, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो साक्षात्कार प्रदाता से जो प्रश्न पूछता है वह पूर्व निर्धारित नहीं होता है, मतलब पहले से फिक्स प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो ये होता है आपका असंरचित साक्षात्कार। ठीक, इसमें साक्षात्कार प्रदाता को अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। साक्षात्कार में जितना लचीलापन होना, साक्षात्कार में ये सब लचीलापन के लिए किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि असंरचित साक्षात्कार में ये तो प्रश्न तो पहले से पूरा फिक्स्ड होता ही नहीं है, और साथ ही साथ इसमें कभी निश्चित क्रम में प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो भी फिक्स नहीं होता है। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि किस साक्षात्कार में साक्षात्कारता मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो जो प्रश्न पूछते हैं वो पहले से फिक्स नहीं होता है, तो वो असंरचित होगा। वही संरचित में क्या हो जाएगा, इसका सेम टू सेम उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो पहले से ही फिक्स रहेगा। तो ये आज का हमारा वीडियो था। इस तरह से हमारा ये क्या होता है, क्लास ये समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। घरों में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।